हेलो एवरीवन। यूपीएचईएससी का पेपर कल कंडक्ट हो गया है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर 2021 को ये फर्स्ट पेपर था और ये 2 शिफ्ट में हुआ था। एक मॉर्निंग शिफ्ट थी और एक थी इवनिंग शिफ्ट जो कि 2 बजे से 4 बजे तक थी। तो मेरे पास जनरल नॉलेज का पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, ये मैं डिस्कस करूँगी। पेपर के पैटर्न के बारे में बात करें, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता देती हूँ कि 70:30 है। 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स के हैं और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। तो हम डिस्कस करेंगे जीएस वाला सेक्शन कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए पेपर का। अगर आप पैटर्न देखोगे और लेवल देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही पीसीएस वगैरह की जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है उसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है सब्जेक्ट का। बट जीएस के क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल हैं, बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है। आप किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इसके बारे में मैं आइडिया दे दूँ आपको पेपर के बाद। पेपर को मैंने एनालिसिस किया है। अगर आप ल्यूसेंट की तैयारी करते हैं और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन ले लो आप, इधर वो यूथ कंपटीशन सक्सेस की हो या फिर दृष्टि की हो, किसी भी एक मैगजीन को ले लो आप और उस कंपाइलेशन को रिवाइज कर लो। जिन जिन लोगों का पेपर नेक्स्ट डेट्स में है या 13 नवंबर को है, कुछ लोगों का और भी है, एक और डेट है उसमें, तो वो लोग उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं जीएस के क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से पेपर आया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड एट, तो इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसमें पूछा नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा स्टेट है जो लाई होगा, तो दैट इज़ मणिपुर। अब आप ये भी देख लें, जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास कौन कौन से स्टेट हैं। जिन लोगों का पेपर नेक्स्ट डेट्स में है वो इस पेपर को अपना बेस मानकर तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि टॉपिक ऑफ कैंसर है, 8 स्टेट को क्रॉस करती है वो इंडिया में, और उन 8 स्टेट को आप एक बार देख लें, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। तो मणिपुर सबसे लास्ट में आता है इंडिया में और इसको टॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप बट लोएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो। जब भी सेक्स रेशियो की बात आ जाती है तो आंख बंद करके बच्चे टिक कर देते हैं, दैट इज़ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो दैट इज़ कौन सी लेयर होगी, वो ट्रोपोस्फेयर। और आपको पता होगा कि वो कौन सी लेयर है जिसके थ्रू प्लेन्स वगैरह हमारे क्रॉस करते हैं, तो दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। अगर ये ऑप्शन में आता है तो स्ट्रेटोस्फेयर आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द एस्टिमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओइंग टू कोविड-19 लॉकडाउन जीडीपी ऑफ इंडिया क्रेस्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 2020-21। तो इसमें पूछा गया है कि कोविड, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आंसर देख लें कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी, तो ये आई थी -23.9। कितनी आई थी, -23.9। तो इसको भी आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। तो क्वाड का मेंबर कौन सा नहीं है, आपको पता होगा इसमें से कौन सा क्वाड का मेंबर नहीं है, तो वो है दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया इसका मेंबर नहीं है। और जब बात साउथ कोरिया की आ गई है तो एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है, आप लोगों को पता होगा शायद, मालाबार एक्सरसाइज। तो आप लोग मालाबार एक्सरसाइज को ज़रूर देख लें और उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो उसका पार्ट हैं, बिकॉज अमेरिका इसका पार्ट है, जापान है, इंडिया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और हमेशा न्यूज़ में रहती है, तो इसको भी एक बार आप ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीचर्स परफॉर्मेंस इज एवेलुएटेड ऑब्जेक्टिवली बाय। तो ये एक एजेंसी है FIACS। FIACS जो है ये इस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करती है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स इज नोन एज पिक्टोग्राफ। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो, और फिर भी अगर कहीं आपको लगता है किसी क्वेश्चन के आंसर को लेकर ऑब्जेक्शन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको दोबारा वेरीफाई करूँगी। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल वॉज हेल्ड इन 1990 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये हुई थी थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंट्रोल रीजन वाइज हायर एजुकेशन इन इंडिया UGC ओपन 6 सेंटर्स। और ये 6 सेंटर कहाँ कहाँ ओपन हुए इनको भी आप ध्यान में रख लेना, दैट इज़ पुणे,
हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु। तो भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने ये 6 सेंटर खोले थे और ये कब ओपन हुए थे? तो इसका आंसर है 1994-95। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमाइजेशन इज नॉट डन? किस में रैंडमाइजेशन नहीं होता है? तो ये नहीं होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम, ये देखो कितना ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सबको पता होगा, दैट इज बिट। What does IP mean in internet terminology? तो that is internet protocol. In reference to digital storage, Blu-ray disc की बात हुई है यहाँ पर, तो ये है internal storage device and external storage device, ये दोनों ही इसका आंसर होगा। Which of the following is not a output device? तो ये है स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं होती है और बाकी के जितने भी हैं यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने दिया है, प्रिंटर, प्लॉटर, VDU, ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रवासी भारतीय केंद्र एंड फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिनेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर इंडियन यूनियन मिनिस्टर? कौन सी वो यूनियन मिनिस्टर थी जिनके नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदला गया है? तो वो थी सुषमा स्वराज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सुषमा स्वराज। दीपोत्सव 2019 कहाँ ऑर्गेनाइज किया था? उत्तर प्रदेश में। ये इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा, अयोध्या में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, तो ये जो नगोजी ओकोंजो इवेला थी ये किस देश की थी? तो इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो ये था नाइजीरिया, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी रही थी एक टाइम पर। ये पहली अफ्रीकी महिला हैं जो कि WTO की महिला महानिदेशक बनी है और इनका काफ़ी संघर्षों भरा जीवन रहा था और इनको अभी इस वक्त अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल गई है। ये न्यूज़ में काफ़ी रही थी एक टाइम पर, चर्चा में बनी रही थी ये, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज कर्नाटक। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, तो 1 मेगाबाइट आप सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप सबको इसका आंसर तो पता ही होगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा किलोबाइट। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज किलोबाइट, 1 KB। इन रेफरेंस टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके तीनों ही आंसर हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। विच इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? तो राइट आंसर इज May 22। अगर हम इसके साथ और भी ऑप्शंस को देख लें, लाइक अप्रैल 22, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दिन अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। द 4th वर्ड इज़ यूज्ड फॉर कंट्रीज़। इसमें अगर आपको पता होगा कि हमने अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं कि सेकंड वर्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं, थर्ड वर्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं, डेवलपमेंटल थियरीज़ दिए हैं बहुत सारे लोगों ने, AG फ्रैंक हैं, गुरनार मिडाल हैं, वॉलरस्टीन हैं, उनकी थियरीज़ अगर आप पढ़ते हो, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है अभी, तो आप थोड़ा सा ऊपर से ही ऐसे देख लेना कि डेवलपमेंटल थियरीज़ किसने दी हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो 4th वर्ड कंट्रीज़ का अगर ऑप्शन आता है तो राइट आंसर विल बी लीस्ट डेवलप्ड। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसलिए भी इन्हें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। UPRO का पेपर आ रहा है या फिर और भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आने वाले टाइम में, तो उनमें ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से आप लोग देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल्ड लोकल विंड ब्लोइंग डाउन द राइन वैली? ये स्पेलिंग इन्होंने गलत कर दी है, ये रोन लिख दिया है RHONE, जबकि ये RHINE होगी। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी मिस्ट्रल। राइट आंसर विल बी मिस्ट्रल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं टिक कर देती हूँ, मिस्ट्रल विल बी राइट आंसर। अब इसमें और भी ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने, चिनूक, बोरा, ब्लिजर्ड, तो हम इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि चिनूक क्या है, बोरा क्या है और ब्लिजर्ड क्या है। तो हम ब्लिजर्ड की बात करें तो एक लॉन्ग लास्टिंग स्नो स्टॉर्म टाइप की विंड होती है, स्ट्रॉन्ग विंड होती है, और इसका जो एरिया है वो होता है साइबेरिया, कनाडा एंड USA, यानी कि ऊपर वाला जो नॉर्थ का एरिया है वहाँ पर ये विंड फ्लो होती है। और चिनूक के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है, ये भी USA की विंड है, तो इसको बिल्कुल भी आप गलत ना करें, एक बार विंड्स को ज़रूर पढ़ लें। बोरा का भी मैं बता देती हूँ, बोरा इज़ इन पोलैंड, ये बोरा विंड जो है दैट विल बी इन
पोलैंड। तो इसको भी आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे संपन्न क्षेत्र होगा पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। और इसके साथ ही आप एक क्वेश्चन और भी देख लेना कि बायो हॉटस्पॉट्स कितने हैं इंडिया में, या फिर उन बायो हॉटस्पॉट्स जो हैं उनके नाम क्या क्या हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं बता देती हूँ, जैसे 4 हैं, वेस्टर्न घाट है, इंडो वर्मा रीजन है, या फिर सुंदरवन घाट्स हैं। तो इनको आप एक बार पढ़ लें, एक बार नज़र कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पिसिकल्चर और लैरिकल्चर। इसमें आप सबको पता होगा, विटीकल्चर ज़्यादातर लोगों को पता रहता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है कि विटीकल्चर इज़ रिलेटेड टू ग्रेप्स फार्मिंग एंड ओलेरिकल्चर। एंड अब जब विटीकल्चर आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि इन दो में से एक ऑप्शन होना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हम सी का भी इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि बी और डी का क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब विटीकल्चर ग्रेप्स फार्मिंग एंड वेजिकल्चर इज़ वेजिटेबल फार्मिंग, ये गलती बिल्कुल मत करना। वेजिकल्चर इज़ नॉट रिलेटेड टू वेजिटेबल फार्मिंग। भले ही ये फेनेटिक्स के हिसाब से लगता है कि बहुत सिमिलर साउंड कर रहा है, बट वेजिकल्चर इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू ट्री फार्मिंग। ठीक है, और ओलेरिकल्चर इज़ रिलेटेड टू वेजिटेबल फार्मिंग एंड पिसिकल्चर इज़ रिलेटेड टू फिश फार्मिंग। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें और एक बार ये फार्मिंग वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ के जाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसको हम क्लिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच टाइप ऑफ बैंक हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एज डिफ्रेंशिएटेड बैंक? डिफ्रेंशिएटेड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। कमर्शियल बैंक डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है इंडिया में? तो ये कभी भी नहीं लगी है अभी तक। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी पे क्वेश्चन आया है तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल कमीशन पे आ जाए। ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन पे आ सकता है, तो इसको भी आप पढ़ लें। इसका आर्टिकल कौन सा है? तो इसका आर्टिकल है 280। ठीक है, आर्टिकल नंबर 280 इसका आंसर होगा। और उसको भी एक बार आप फाइनेंशियल कमीशन को एक बार, फाइनेंस कमीशन को एक बार पढ़ के जाएं कि किस टाइप की बॉडी है, ठीक है, किस आर्टिकल में आती है, इसके मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, इस टाइप के टॉपिक्स को एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट? तो ये देहरादून में है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सी ग्रेड के, बी ग्रेड के, उन सभी में ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। एक क्वेश्चन आता है नीरी पर, तो उसको भी आप पढ़ लें एक बार। उसका भी जो ऑफिस है दैट इज़ इन देहरादून, तो एक बार इन टॉपिक्स को आप पढ़ के जाएँ कि किसका हेड ऑफिस कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मॉडल स्टेट फॉर वनधन विकास योजना? तो वनधन विकास योजना के लिए जो वो डिक्लेयर हुआ था दैट इज़ मणिपुर। क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये 30 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी था, ज़्यादातर सारे क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चंस थे। और जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ है मैं उसको भी डिस्कस करती हूँ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ और जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उन्हें डिस्कस करती रहूँगी कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनका एनालिसिस करूँगी कि उन क्वेश्चन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, जैसे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हैं UPSC के ही, उन लोगों को किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।